हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द एंट्री ऑफ वुमेन एज अ भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्ध एट। तो एग्जैक्टली आपको बताना है भिक्षुनी का मतलब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो भिक्षा ले लेते हैं, जैसे जो गौतम बुद्धा के डिसिपल थे, उसमें फर्स्ट वुमेन की एंट्री एग्जैक्टली गौतम बुद्धा जी ने कहां पर करवाई थी, उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्रा एंड ऑप्शन डी है कुशीनगर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बीपीएससी में भी आ चुका है, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है और इवन एमपी पीसीएस में भी आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, या फिर एमपी पीएससी, बात एक ही है। तो ये काफी स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वैशाली। अब एग्जैक्टली यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कौन सी फर्स्ट वुमेन थी जिनको गौतम बुद्धा जी ने एज अ भिक्षुनी में मतलब अलाउड किया था। मतलब भिक्षुनी क्या होता है, जो डिसिपल होते हैं, जो भिक्षा ले लेते हैं। तो इनकी स्टेप मदर थी जिनका नाम था महा पंजापति गौतमी, और डेट्स वाई इनको गौतमी पुत्रा भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ, इनकी जो स्टेप मदर, इनका नाम क्या था, महा पंजापति गौतमी। और यहां पर ना समटाइम्स राजगिरा भी आ जाता है, और जो यूपी में आया था उसमें राजगिरा इसका सही आंसर मार्क किया हुआ था, और आंसर की में भी राजगिरा ही हमें देखने को मिला था। और हरियाणा में जो आया था उसका आंसर हमें वैशाली देखने को मिला था। बीपीएससी में भी इसका आंसर वैशाली है। तो आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, अगर मान लो कि वैशाली और राजगिरा दोनों आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर वैशाली को ही टिक मार्क करके आना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने वैशाली को देना है। ओके, तो यहाँ पर समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूजन देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए है सैंडस्टोन, ऑप्शन बी है लाइमस्टोन, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट एंड ऑप्शन डी है मार्बल। तो आपको बताना है कि जो जैन टेम्पल है माउंट आबू में, वो एग्जैक्टली किसका बना हुआ है, और मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा कि किसके द्वारा बनाया गया था। एग्जैक्टली माउंट आबू में हमें कहाँ पर देखने को मिलता है जैन टेम्पल। तो जैन टेम्पल का जो नाम है वो है दिलवारा टेम्पल। और माउंट आबू अगर आप गए हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा, ये एग्जैक्टली 2.5 किलोमीटर के आसपास है, माउंट आबू से थोड़ी सी दूर है। और ये बनाया किसके द्वारा गया था, विमल शाह के द्वारा, विमल शाह। और इसका आंसर क्या है, मार्बल। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। राजस्थान में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, मार्बल बहुत ही हाई क्वालिटी का मिलता है, और अगर आपके आसपास शॉप होंगी या अपने अपने घर में यूजली हम लोग मार्बल लगवा ही लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि राजस्थान से आया है तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, समटाइम्स हम कनेक्ट करके भी क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। और इसको डिजाइन किसके द्वारा करा गया था, दिलवारा टेम्पल को बनाया तो विमल शाह जी के द्वारा गया था। तो यहाँ पर आपने याद रखना है वास्तुपाल, तेजपाल एंड जैन लेमन। तो इनके द्वारा डिजाइन करा गया था और बनाया गया था विमल शाह के द्वारा। कब बनाया गया था, 13-14 सेंचुरी। तो बस इतना ही आपने इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवता वास। तो कौन से गुप्ता रूलर थे जिन्होंने परम भगवता का टाइटल धारण किया था। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड एंड ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक चीज समझे, गुप्ता डायनेस्टी के जो रियल फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, और जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना वो यहीं से ही बने हैं। और श्रीगुप्त और घटोत्कच जस्ट हम क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं, लेकिन वहां से कभी भी कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। तो यहाँ पर जो परम भगवता का टाइटल है ये धारण किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या, जैसे ही समुद्रगुप्त की डेथ होती है उसके बाद नेक्स्ट रूलर बनते हैं कौन, ये आपने याद रखना है, रामगुप्ता। और रामगुप्ता बहुत ही वीक रूलर होते हैं, और जैसे ये यहाँ पर सका रूलर्स को पता लगता है या सका इन्वेडर्स को कि रामगुप्त या गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो बहुत वीक हैं, तो ये इन्वेड कर देते हैं गुप्ता डायनेस्टी में। तो रामगुप्त यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं जो सका इन्वेडर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में, और यहाँ पर सरेंडर करते हैं और साथ साथ अपनी वाइफ को एज अ
सरेंडर के तौर पे दे देते हैं कि आप यहाँ मेरी वाइफ को ले जाइए और मेरे साम्राज्य पर अटैक मत कीजिए। तो इस बात से खफा होकर, मतलब गुस्सा होकर, जो रामगुप्त के यंगेस्ट ब्रदर थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, वो अपने भाई की वाइफ को छुड़वा कर लाते हैं और साथ साथ यहाँ पर सखा इन्वेडर्स को मार देते हैं। और फिर नेक्स्ट रूलर हमें देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। बहुत ही कम समय के लिए बने थे, कई बुक्स में तो रामगुप्त का जिक्र भी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है रामगुप्ता से। क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसे कौन से गुप्ता रूलर थे जिन्होंने कॉपर के सिक्के चलाए थे, तो वो आंसर आपका हो जाएगा रामगुप्त। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए जितने भी स्टेट पीसेस है ना, अगर आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो और घटना चक्र आपको पता है कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वहां पर आपको बेस्ट आइडिया लग जाएगा। चलिए, तो आपको यहाँ पर आंसर पता लग गया। आंसर क्या है? सी, चंद्रगुप्त सेकंड। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पुराण्स, ओरिजिनल प्लेस ऑफ द रूलर्स ऑफ लूनर डायनेस्टी वाज। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे सभी की सभी हिस्ट्री के सेशंस देख रहे हो जहां पर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो लूनर डायनेस्टी का मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था कि एग्जैक्टली कहां पर लूनर डायनेस्टी थी, और जितनी भी हमें नॉलेज लूनर डायनेस्टी से पता लगी, मतलब इसके बारे में पता लगी है पुराण्स में, तो वो हमने डिस्कस किया था। बट चलिए यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पुराण्स के अकॉर्डिंगली जो लूनर डायनेस्टी है ये आज की डेट में कहां पर है। काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर एंड सरस्वती। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठानपुर। और ये एग्जैक्टली कहां पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको देखने को मिलेगी आज की डेट में। एक जगह है, जगह का नाम है प्रयागराज। और प्रयागराज बहुत ही कम क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ये जगह आएगी आपको झूसी। ये एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन पेपर में ये एग्जैक्टली ये प्लेस देखने को मिलेगा, झूसी, प्रयागराज के नियर अबाउट। या फिर इलाहाबाद भी आ जाता है समटाइम्स। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही उठाया होगा तो यहाँ पर इलाहाबाद आपको देखने को मिलेगा। तो प्रयागराज, इलाहाबाद एक ही बात है, और जगह आपने याद रखनी है झूसी। अच्छा, यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम देखें कि पुराण्स में जो ये लूनर डायनेस्टी का हमें एक तरह से ब्यौरा या एक तरह से जिक्र देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आज से लगभग 9000 बीपी, इससे मतलब इतने समय पहले ये डायनेस्टी हुआ करती थी। अब देखो, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि बीसी तो हमें पता है, बिफोर क्राइस्ट, एडी भी हम लोगों को पता है, तो ये बीपी क्या है। देखो, आज से 9000 साल पहले अगर हम कुछ भी ऐसा कहते हैं तो 2000 साल तो हम मान लेते हैं जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुए, जैसे 2022 चल रहा है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली आप 2000 साल मान लो। इससे पहले जो 7000 साल थे, यहाँ पर स्केल में ध्यान दो, 1 बीसी से लेकर 7000 तक। और एग्जैक्टली अब हम कहाँ पर हैं? 2022 एडी में। तो लगभग यहाँ पर ये डायनेस्टी रूल करती थी 7000 बीसी के आसपास। तो अगर हम आज से देखें तो लगभग कितने साल हो गए? 9000। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 9000 बीपी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये द हिंदू में हमें देखने को मिलता है बीपी बहुत बार, या फिर सरका देखने को मिलता है। सरका का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि ऐसा कोई भी कॉइन्स मिले हमें, या फिर कोई ऐसा मोन्यूमेंट्स मिला, तो उसके रिलेटेड आपको द हिंदू में आर्टिकल आया, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा सरका लिखा होता है कि लगभग 500 एडी सरका, या 500 सरका, मतलब 500 सेंचुरी के आसपास की ये घटनाएं या तो 450 होगी या 500 होगी या 550 होगी। एग्जैक्टली हमें नहीं पता ये, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? सरका लिखते हैं। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वैदिक पीरियड विच एनिमल वाज नोन एज अगन्या। और यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए बुल, ऑप्शन बी है शीप, ऑप्शन सी है काऊ, ऑप्शन डी है एलिफेंट। देखिए, अगर हम बात करें वैदिक पीरियड की, जो 1500 बीसी में स्टार्ट हुआ था, और 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक अगर हम बात करें, तो इसमें एक ही वेद लिखा गया था, ऋग्वेदा। और ऋग्वेदा में एज यू नो सभी भगवान को खुश करने के मंत्रास हैं, और वहां पर बहुत सारे मंत्रास हमें अगन्या से भी रिलेट होते हुए दिखते हैं। अगन्या का मतलब होता है काऊ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो काऊ को आपको पता है हिंदू धर्म में एज अ भगवान, एज अ या फिर गोडेस के रूप में देखा जाता है। और अगर हम बात करें ऋग्वेदा की, या फिर स्टार्टिंग का जो वैदिक पीरियड था 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, तो इसमें काऊ को ही इकोनॉमिकल सोर्स के रूप में माना जाता था। या ऐसे समझ लो कि जिसके पास ज्यादा काऊ होंगी वो सबसे ज्यादा अमीर होगा। और उस समय ऐसा एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं हुआ था,
और काओ के रूप में ही ये अपनी इकोनॉमी को चलाते थे, ठीक है। और एक ही वेद लिखा गया था 500 सालों में, और वो कौन सा वेद है? ऋग्वेदा। और फिर जो लेटर ऑन सेकंड पीरियड देखने को मिला था हमें 1000 से लेकर 600 बीसी, इसमें 3 वेदा लिखे गए थे, और इसमें थोड़ी सी जो कल्चर है या इकोनॉमी है वो डेवलप करती है। चलिए हम एंशिएंट हिस्ट्री का जो सेशन लेकर आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य एस्टेब्लिश्ड 4 मठ। तो ये मठ आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो ऑप्शन है शृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। ऑप्शन बी है द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। एंड ऑप्शन सी है जोशीमठ, द्वारका, पुरी, शृंगेरी। एंड ऑप्शन डी है पुरी, शृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो यहाँ पर हम नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट से देखते हैं कि आपको जो 4 मठ हैं ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आदि शंकराचार्य डेफिनेटली आपने सुना होगा, और अभी सर ने एक सेशन भी लिया था करंट अफेयर में, और बहुत बार मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो डेफिनेटली आपको पता होगा आदि शंकराचार्य जी का जो योगदान था सनातन धर्म के लिए, वो काफी कुछ हम लोगों को सिखा कर गए हैं कि किस तरह से आपको धर्म का पालन करना है, और किस तरह से एग्जैक्टली जो सनातन धर्म की फिलोसफी है वो हम लोगों को समझ में आई है। और इनका जो टाइम पीरियड था ना, उस समय सनातन धर्म से लोग कहीं ना कहीं एक तरह से डाइवर्ट हो रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि सनातन धर्म को किस तरह से फॉलो करना है और एग्जैक्टली क्या राह होनी चाहिए, मतलब क्या पाथ होना चाहिए। बट चलिए हम यहाँ पर मठ की ओर आते हैं कि जो 4 मठ है, जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ की ओर कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा जोशीमठ। यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ नॉर्थ। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए साउथ की ओर कौन सा है, शृंगेरी, ठीक है। और द्वारका तो आपको पता ही है कहाँ पर है, वेस्ट में। आज की डेट में द्वारका जी पानी में डूब गई है। और पुरी कहाँ पर है, ईस्ट में। तो ये आपको नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए। जोशीमठ, द्वारका, पुरी एंड शृंगेरी। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जोशीमठ की एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है। द्वारका तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा। पुरी भी डेफिनेटली बहुत ही फेमस सिटी है, तो यहाँ पर आप बता देंगे कि ये कहाँ पर है। शृंगेरी का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निशाक इन एंशिएंट इंडिया वाज नोन एज। तो जो निशाक का हम यूज देखते हैं, ये टर्म महाभारत, रामायण में भी हमें देखने को मिली। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गोल्ड ऑर्नामेंट, ऑप्शन बी है काउस, ऑप्शन बी है कॉपर कॉइन्स एंड ऑप्शन डी है सिल्वर कॉइन्स। देखिए निशाक का जो यूज होता था ना, वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए होता था। और ये बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, जो हम लोगों को जटाका टेल्स देखने को मिलती है या फिर ट्राई बास्केट, तो उसमें भी इसका हमें जिक्र देखने को मिला है। और जो रामायण है, महाभारत है, इसमें भी इसका जिक्र देखने को मिला है। मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करते हुए बताता हूँ। ऐसे समझ लो कि जो 24 कैरेट सोना है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निशाक। ये आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी सेम देखने को मिलेगा टर्म, और रामायण और महाभारत में भी। अब यहाँ पर बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो सेकंड क्लास है गोल्ड की, उसको क्या कहा जाता था, स्वर्ण, सुवर्ण। और थर्ड क्लास को क्या कहा जाता था, मशाखा। फर्स्ट क्लास को निशाक, सेकंड क्लास को स्वर्ण, और थर्ड क्लास को मशाक या फिर मशाखा। अगर हम बात करें रामायण और महाभारत की, तो इसमें फर्स्ट क्लास को तो निशाक ही कहा गया है, सेकंड क्लास को यहाँ पर शतमना कहा गया है, शतमना। और थर्ड क्लास को यहाँ पर कहा गया है हिरण्यपिंड, हिरण्यपिंड। और ये जो मैंने महाभारत और रामायण देखी थी, तो उसमें भी ये टर्म्स यूज करी गई थी। अगर आपने ध्यान से देखी होंगी लॉकडाउन के पीरियड में, तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चंस को ऐसे ही अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। अच्छा, ये सभी की सभी जो क्वेश्चन है, जो घटना चक्कर के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये आपके स्टेट पीसीएस में ऑलरेडी पूछे गए हैं, और मैं वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ थोड़े से घुमा फिरा के पूछे हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, इजी तो आप कर ही लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब देखो लिस्ट 1 में दे रखे हैं कुछ राजा के नेम, और लिस्ट 2 में इनके टाइटल्स। तो यहाँ पर अगर हम चंद्रगुप्त का टाइटल देखें, या फिर बिंदुसार, अशोका, चाणक्य। और लिस्ट 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया टाइटल हैं पियादासी, सैंड्रोकोटस, अमित्रा घाटा एंड विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर देखिए, या फिर टाइटल, या फिर आप इनके सेकंड नेम भी ऐसे कर सकते हो। टाइटल नहीं है, सेकंड नेम ही आप कंसीडर करो, ये टाइटल नहीं है। चंद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं, सैंड्रोकोटस।
तो यहाँ पर आपका ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। बिंदुसार को हम क्या कहते हैं? अमित्र घाटा, तो बी यहाँ आ जाएगा। अशोका को पियादासी, तो सी यहाँ आ जाएगा। और चाणक्य को विष्णुगुप्त, तो आपका डी यहाँ आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आपका ऑप्शन आई थिंक सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चंद्रगुप्त सैंड्रोकोटस, बिंदुसार आपका अमित्र घाटा, एंड अशोका पियादासी, एंड चाणक्य विष्णुगुप्त, तो सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलेक्जेंडर सक्सेस इन इंडिया वाज ड्यू टू। देखो, अलेक्जेंडर 335 बीसी के आसपास से चलता है, मैसिडोनिया से, और इसका मेन लक्ष्य यही होता है कि मुझे पूरी दुनिया को जीतना है, और इसको ऐसा लगता है कि इंडिया के बाद ना दुनिया खत्म है, मतलब इंडिया एक एंडिंग पॉइंट पर है। और ये कई बुक्स में हमें देखने को मिला है, जो फॉरेन राइटर्स हैं उनकी बुक्स जब मैंने पढ़ी तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगा कि अलेक्जेंडर क्यों इंडिया को जीतने की बात करता था। उसको लगता था कि इंडिया के बाद दुनिया ही नहीं है, मतलब इंडिया बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे है। तो 335 बीसी के आसपास ये जब चलता है तो बहुत सारे एरिया जीता हुआ आता है। जैसे अगर हम बात करें, मेरी ड्राइंग बिल्कुल बेकार है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि चलो ये है हमारा प्यारा भारत का जो आज की डेट में अलग कंट्री है, पाकिस्तान, और ये है अफगानिस्तान। तो पहले इसने अफगानिस्तान जीत लिया, फिर पाकिस्तान जीत लिया। अब ये रीजन इसने क्यों इतनी इजीली जीत लिए, इसके पीछे सच हमें थोड़ा सा कंसर्न जानना होगा, थोड़े पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने होंगे। तो एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर वाज अ नो सेंट्रल पावर इन इंडिया। ओके। सेकंड पॉइंट है, ही हैड अ सुपीरियर आर्मी। थर्ड पॉइंट है, ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द ट्रेटर्स इंडियन रूलर। एंड फोर्थ है, ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखो, हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है कि उस समय इंडिया के पास ऐसा कोई सेंट्रल पावर नहीं थी। अच्छा, जितनी भी इंडियन टेक्स्ट बुक हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि मगध के पास हम सेंट्रल पावर कहीं ना कहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन मगध के जो राजा थे उस समय, महापद्मानंद, वो ऐसा इंटरेस्टेड नहीं थे ये वाले रीजन से। तो उनको ऐसा फर्क नहीं पड़ता था कि अफगानिस्तान इंडिया में कौन रूल करे या नहीं करे, तो हम सेंट्रल पावर तो उनको नहीं कंसिडर कर सकते, लेकिन इंडियन बुक्स में उनको करा गया। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, देयर वाज अ नो सेंट्रल पावर इन इंडिया। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, ही हैड अ सुपीरियर आर्मी, ये भी बिल्कुल सही है, आर्मी बहुत गजब थी अलेक्जेंडर के पास। और थर्ड स्टेटमेंट है, ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द ट्रेटर्स इंडियन रूलर। जो हमने प्रीवियस वीक एक क्वेश्चन डिस्कस करा था अलेक्जेंडर से रिलेटेड, तो मैंने आपको बताया था कि पोरस को हराने के लिए ना एक ट्रेटर ने साथ दिया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो इंडिया के ट्रेटर्स थे उन्होंने पैसों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से हेल्प करी थी अलेक्जेंडर की, उनको इन्वेट करने में हेल्प करी थी, या वो डर गए थे कि अलेक्जेंडर तो हमें हरा देगा, तो बेटर है अलेक्जेंडर के साथ ही हो जाते हैं। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसको सही नहीं माना गया है, तो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। हालांकि गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी था, लेकिन देखो हमारे लिए तो ये इन्वेटर था ना, अगर अपनी कंट्री के लिए एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी के लिए हम कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अपने इंडिया के पेपर की, तो हम तो इसको इन्वेटर मानेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मुगल रूलर आउट ऑफ द फॉलोइंग लर्न हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कलावंत। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी घुमा फिरा के पूछा गया। चलो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हिमायू, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। यहाँ शाहजहां की स्पेलिंग ठीक कर लेना। तो देखो, हिंदू म्यूजिक में किसने इंटरेस्ट दिखाया था अपना? हिमायू के समय तो बहुत सारे हमें एक तरह से बैटल्स देखने को मिले थे, मतलब इसको काफी ज्यादा सामना करना पड़ा था अपने दुश्मनों का, क्योंकि वेस्ट से परेशान था, ईस्ट से परेशान था। वेस्ट में गुजरात के जो बहादुर शाह हैं वो इसको परेशान कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहे थे। ईस्ट में शेर शाह सूरी और जो बंगाल के राजा थे वो इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहे थे। फिर 1540 में तो इसको भगा ही दिया जाता है। ठीक है, और जहांगीर जो है वो उसको ऐसा इतना बैटल में इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपना पेंटिंग एंड ऑल इसमें ही इंटरेस्ट दिखाता है। हालांकि बैटल्स में ये इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूलर था, जितना अकबर ने दिया उतना इसने संभाल के रखा। ठीक है, उसके बाद शाहजहां की बात करें, नहीं शाहजहां का भी ऐसा कोई हिंदू म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं था, तो इंटरेस्ट किसका था? अकबर का। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि बताइए कि अकबर का हिंदू म्यूजिक में इंटरेस्ट था और लाला कलावंत ने उनको हिंदू म्यूजिक के बारे में बताया था,
ये हमें कौन सी बुक में देखने को मिला है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हरियाणा के स्टेट पीसीएस में। तो आपको याद रखना है आईने अकबरी। आईने अकबरी किसने लिखी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अकबर तो इलिटरेट था, वो तो लिख नहीं सकता था अपनी बायोग्राफी। तो इसकी बायोग्राफी किसने लिखी थी, जो इसके यहाँ पर 9 जेम्स में से एक था, अबुल फैजल। अबुल फैजल ने आईने अकबरी लिखी थी, अकबरनामा लिखी थी, एक मुबारक करके बुक थी वो भी इसने लिखी थी। तो आईने अकबरी में हमें ये पॉइंट देखने को मिलता है कि अकबर के समय में हमें 36 म्यूजिशियन होते थे, और उन 36 म्यूजिशियन में जो लाला कलावन थे वो अकबर को हिंदी म्यूजिक के बारे में सिखाते थे। ठीक है, तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करी, होपफुली इनमें आपको ऐसा कोई भी डाउट ना रहा हो। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।